तो मैं यहाँ पे ये लिख दे रहा हूँ, इफ n इज 1, इफ n इज इक्वल टू 1, है ना, देन दिस टर्म इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। और इन बच्चे मेरा वॉइस क्लियर है ना, एक बार कंफर्म करिएगा। ओके, तो ये लॉजिक सबको समझ में आया ना? आप लोग खुद के लैंग्वेज में लिख लेना कि लैम्डा एम को मोलर कंडक्टिविटी हम तभी बोलेंगे जब मोल का वैल्यू 1 रहे या मोलरिटी का वैल्यू 1 मोलर हो जाए, है ना। अब 1 मोलरिटी के लिए हम क्या बोलेंगे, इस वैल्यू अगर मोलरिटी के टर्म्स में अगर मेरे को डिफाइन करना रहे तो के बाई एम इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी इफ एंड इफ ओनली अगर मोलरिटी का वैल्यू 1 है। मोलरिटी 1 कब आएगा, जब आपने मोल को भी 1 रखा होगा और वॉल्यूम को भी आपने 1 रखा होगा। मेरा वॉइस क्लियर है ना? इस सुनने के बाद हम मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन कर लेते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी इज कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस, है ना, प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम अगर कहीं पे डिफाइन कर रहे हैं, है ना, डायरेक्ट देखिएगा, हमने कप्पा से रिलेट कर लिया इसको, हमने किससे रिलेट कर लिया भाई, कप्पा से रिलेट कर लिया। ये केक क्या था, कप्पा है हर जगह, है ना। तो ये वैल्यू लैम्डा एम के तभी होगा, मैंने के टर्म्स में डिफाइन किया है कि लैम्डा एम इज नोन एज या मोलर कंडक्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर n का वैल्यू 1 हो जाएगा तो लैम्डा एम का वैल्यू के इक्वल हो गया। ये पॉइंट क्लियर है? ऑनलाइन बच्चे ये पॉइंट क्लियर है ना? ओके, लैम्डा एम और कप्पा के बीच रिलेशन क्या होगा, तो हम हर जगह मोल 1 लेके चल रहे हैं ना। देखिएगा, मोल मैंने वैल्यू क्या लिया है, 1 ले लिया है, तो मैं लैम्डा एम को क्या लिख सकता हूँ, कप्पा इंटू बी लिख सकता हूँ ना, इस वाले फॉर्मूले से। ये कप्पा था और ये बी था, तो कप्पा जो है ना वो है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और बी जो होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ऑलवेज हम 1 मोल के टर्म्स में बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी में। मोलर कंडक्टिविटी के और बी पे डिपेंड कर रहा है, और के का जो वैल्यू था ना वो एल और ए से इंडिपेंडेंट था, है ना। तो हम इस रिलेशन के हेल्प से ये बोल सकते हैं कि जो मोलर कंडक्टिविटी होता है ना किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, ये भी लेंथ और एरिया के वैल्यू से इंडिपेंडेंट होता है। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे कि मोलर कंडक्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया? यहाँ पे भाई किसी का भी कोई कंफ्यूजन इस पॉइंट में, किन्हीं का कोई कंफ्यूजन? आप इसको एक बार कॉपी करिए। कॉपी हो गया। अब ये जो फॉर्मूला है ना वॉल्यूम के टर्म्स में, हम इसको अलग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एक्चुअली के का वैल्यू जैसा रहेगा ना, हम उसके अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ता है। अब के कप्पा का जो यूनिट था ना, मैंने 2 यूनिट लिखाए थे, लास्ट पेज पे देखना। अगर हम कप्पा की बात करें तो कप्पा या तो हम सेंटीमीटर में लेते हैं या फिर मीटर में लेते हैं, यही था ना भाई। कंडक्टिविटी और कप्पा को हमने 2 यूनिट से रिप्रेजेंट किया है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और साइमन मीटर इनवर्स। तो जब हम साइमन सेंटीमीटर इनवर्स लेंगे ना, तो उस केस में हमें यूनिट उसी के अकॉर्डिंग टू पुट करना है, और जब आप मीटर के फॉर्म में लोगे तो उसके टर्म्स में मेरे को वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग पुट करना है ना। मैं मोलरिटी और वॉल्यूम के बीच में एक रिलेशन यहाँ पे ड्राइव कर रहा हूँ, समझिएगा। कि मोलरिटी क्या होता था, एम मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन का एम मोलर गिवन है, अपन ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि कोई एक सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी एम गिवन था, इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि m मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन।
तो मैं लैंग्वेज के फॉर्म में यूनिटरी मेथड का फंडा यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कि m मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, बट लैम्डा m को हम तभी डिफाइन कर पाएंगे जब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रखना चाहिए। तो फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट द वॉल्यूम विल बी 1/m लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और अगर मेरे को इसको ml के टर्म्स में कन्वर्ट करना है तो ml में कन्वर्ट करने के लिए लीटर की जगह हम क्या लिखेंगे, 1000, है ना। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन 1000/m ml ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो वॉल्यूम हमें क्या रखना पड़ेगा, 1000/m। अब ये वॉल्यूम हम 1000/m कब यूज करेंगे, जब कप्पा का यूनिट क्या रहे, साइमन सेंटीमीटर रहे। मेरा वॉइस क्लियर है? मैं यहाँ पे कंसिडरेशन में ले रहा हूँ कि if kappa is in Simon centimeter inverse, then lambda m equals to 1000 into kappa by m हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है? नहीं, ये पॉइंट क्लियर है ना? एक बार बोल तो हाँ या ना। हाँ। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। यही वैल्यू अगर कप्पा का आप मीटर में लेके चलोगे, इफ कप्पा इज इन साइमन मीटर इनवर्स, इन इस केस में वॉल्यूम का यूनिट क्या रखेंगे आप लोग, एक बार कंफर्म करेंगे। 1 लीटर क्या होता था, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता था। यही था ना भाई, यही था ना। यहाँ पे लीटर को अगर मीटर क्यूब में रखना है तो वैल्यू क्या आ जाएगा, हेलो। अगर मेरे को क्वेश्चन, अगर मान लो कि कहीं पे साइमन का वैल्यू ना, आप जो गलत करोगे न्यूमेरिकल्स में यहीं पे होगा कि साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, तो हमारा फॉर्मूला ये आता है। बट कप्पा का वैल्यू अगर मैं साइमन मीटर इनवर्स में ले लूं, देन वॉल्यूम का यूनिट यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, वॉल्यूम की जगह पे बेसिक यूनिट देखते हैं ना। 1 लीटर इक्वल्स टू यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिया है ना। अब अगर मान लीजिए कि हमें साइमन का यूनिट मीटर में है, तो वॉल्यूम का भी यूनिट किस में रखना पड़ेगा, मीटर में रखना पड़ेगा। अरिजीत, 1 लीटर इक्वल को मीटर क्यूब में क्या लिखते हैं, नहीं, 1 meter cube equals to 1000 liters. 1/1000। 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब। 10⁻³ मीटर क्यूब, है ना। तो फॉर्मूला जो आपको अलग अलग लिखा हुआ मिलेगा ना, जहाँ पे आप गलत करेंगे बेसिक्स में, है ना, कि कभी बोलोगे ये फॉर्मूला यूज कर लिया, कभी ये फॉर्मूला यूज कर लिया। तो क्यों फॉर्मूला यूज करता है ना, उसके पीछे लॉजिक ये है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे मीटर में लिख रहा हूँ, तो वॉल्यूम भी हमें क्या रखना पड़ेगा, मीटर क्यूब में रखना पड़ेगा, और मीटर क्यूब का मतलब 1/1000 टाइम हो जाएगा। तो इस केस में जो फॉर्मूला बनता है ना, वो कप्पा और नीचे क्या आएगा, 1000 टाइम ऑफ एम आ जाएगा। किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे इस रिलेशन में? मैंने ये नीचे जो रिलेशन रखा है, इस रिलेशन में किन्हीं का भी कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट? सब कुछ वैल्यू जो है ना, डिपेंड किस पे कर रहा है, कप्पा के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है कि कप्पा का यूनिट आपने क्या लिया है। क्वेश्चन में जो डेटा गिवन रहेगा ना, वो कप्पा का ही डेटा गिवन रहेगा, हम उसी के अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अप्लाई करने हैं, है ना। तो मीटर में रहे तो हम नीचे 1000 लिखेंगे, अगर सेंटीमीटर में रहे तो ऊपर 1000 लिखेंगे। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, इसका लॉजिक मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। कोई दिक्कत है भाई? ऊपर वाले के लिए जो यूनिट है ना, वो सेंटीमीटर वाला होगा। यहाँ पे अगर मैं इसका यूनिट लिखूं ना, लैम्डा एम का यूनिट क्या होना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कोई कंफ्यूजन है भाई, किन्हीं का कोई कंफ्यूजन है इस फॉर्मूले में?
नहीं है कंफ्यूजन। ओके, भार्गव यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है तेरा? नहीं सर। ये लॉजिक समझ में आएगा ना? यूनिट में तो गलत नहीं करोगे ना? क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे ना, आपको ये दोनों ही फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछ चुका है ना? फिर आपके माइंड में एक डाउट आता है, ये एक जगह ऊपर क्यों ले रहे हैं, एक जगह नीचे क्यों ले रहे हैं, फिर आओगे मेरे से डाउट पूछने, है ना? बट मैंने पहले ही ये बता दिया, तो अब आई थिंक डाउट नहीं आएंगे आपके। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है ना? एक बार हाँ या ना कुछ तो बोल दीजिए आप लोग। हाँ सर। ओके, ये कॉपी हो गया था सबका? ये वाला पार्ट कॉपी हो गया है ना? यस सर। अब जैसे मोलर कंडक्टिविटी को अपन ने डिफाइन किया ना, तो सेम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को भी हम डिफाइन करते हैं। ये भी लॉजिक वही है। 1 मोल अपन ने लिखा था, 1 मोल के लिए डिफाइन करते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए मैं लॉजिक आपको ये बताऊंगा कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज डिफाइंड फॉर 1 इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, है ना? अगर कहीं पे एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट का प्रेजेंट रहेगा, है ना, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, देन हम जो टर्म डिफाइन करते हैं, दैट टर्म इज नोन एज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के फॉर्मूले में क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, है ना? तो जहां पे मोलरिटी था ना, मैंने वहां पे नॉर्मलिटी यूज कर लिया। इक्विवेलेंट के टर्म्स में क्या आता है भाई? नॉर्मलिटी का फैक्टर अपन यूज करते थे, है ना? थाउजेंड इनटू कप्पा भाई नॉर्मलिटी हो जाएगा। ये जो कि यूनिट में लेके चल रहा हूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर के टर्म्स में लेके चल रहा हूँ। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है जब कप्पा, जो उसके लिए वैल्यू था। अगर यहाँ पे भी क्वेश्चन में बोल दे कि भाई कप्पा एक का यूनिट जो है ना, तो साइमन मीटर इनवर्स है, लेकिन ये थाउजेंड जो आएगा वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? एक बार थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करिए आप लोग। ये पॉइंट क्लियर है ना? यस सर। अब मेरे को अगर लैम्डा एम और लैम्डा इक्यू का एक रिलेशन पूछ लेता है क्वेश्चन में, लैम्डा एम और लैम्डा इक्यू, आप नोट में टाइम दूंगा, आराम से भी नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, पहले समझ लीजिए इस फैक्ट को कि लैम्डा एम का फॉर्मूला था भाई 1000 इंटू कप्पा बाई एम। देखिएगा ये फॉर्मूला कहाँ से आया। हमारे पास दो रिलेशन है, इन दोनों रिलेशन को अपन ने डिवाइड कर दिया। तो भाई लैम्डा एम जो था ना, वो था कप्पा इंटू 1000 बाई मोलरिटी, और ये जो है ना, ये था कप्पा इंटू 1000 बाई नॉर्मलिटी। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा एन बाई एम, दैट विल बी एन फैक्टर। ये पॉइंट क्लियर है? हेलो, ये पॉइंट क्लियर है? एक बार हाँ या ना कुछ बोलिए आप लोग। हाँ सर क्लियर है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए देन। तो ये अगर रिलेशन आप कॉपी कर लेंगे ना, देन उसके बाद ये न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा। नीचे एक लिखा हुआ है ना, कि आपको वन नॉर्मल सॉल्यूशन गिवन है, रेजिस्टेंस भी मेंशन किया हुआ है, आपको लैम्डा इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालने हैं, क्या हो जाएंगे, लेंथ और एरिया सब कुछ गिवन है। मेरा वॉइस क्लियर है ना आप लोगों को? यस सर। ओके ओके, चलिए ट्राई करिए। ओके, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को देन। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अभी अपने को इसी कंसेप्ट पे।
और रिसेंट ईयर के जो भी क्वेश्चन है मैं भी करवा दूंगा आपको, है ना। 10। 10 आया है, ओके देखते हैं। सबके आंसर 10 ही आ रहे हैं क्या? तो 25,000 आ रहा है। 10 टू द पावर 25,000। 25,000 आ रहा है, ज्यादा आ गया ना। अब लैम्डा इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, है ना। फॉर्मूला सर हमारे पास क्या है। 176 आ रहा है। चलिए अलग अलग आंसर आ रहे हैं, सबके 3 ऑप्शन आ गए हैं। एक आया 10, एक आया 25,000, एक आया 176। और भाई किन्हीं का कुछ और आया है? फिर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या आएगा आंसर। चलिए, तो लैम्डा इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला है ना वो 1000 टाइम ऑफ कप्पा डिवाइडेड बाय एन है। अब कप्पा अपन कैसे निकालते थे, तो कप्पा निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है G इंटू एल बाई ए। यही था ना भाई। हेलो, मेरा वॉइस क्लियर है तो एक बार कंफर्म करिए हाँ Yes, या sir. ना। ओके, तो कप्पा का एक ही फॉर्मूला था, कप्पा इक्वल्स टू जी इंटू एल बाई ए है। हमें इसी के अकॉर्डिंग टू यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो कप्पा का वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कप्पा इज इक्वल्स टू जी इंटू एल बाई ए। और जी आप कैसे निकालोगे, 1/r से। तो ये हो जाएगा 1/r इधर पे इंटू एल। क्वेश्चन, हेलो सर, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि क्या यूनिट में लाना है? नहीं, बोला नहीं है। मतलब सेमी के हेलो, टर्म्स में रहेगा ना, सेंटीमीटर के टर्म्स में हाँ रहेगा ना? हाँ हाँ जी, या तो सेंटीमीटर ठीक या है, फिर जो यूनिट सब कुछ क्या गिवन है आप देख लो। सेंटीमीटर सेंटीमीटर में गिवन है तो रहेगा तो सर। तो हाँ सर, सेंटीमीटर ठीक में है। ही निकालिए आप। ठीक। अब इस वैल्यू से हमें कप्पा का वैल्यू निकल जाएगा। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या था, 50, 1/50। और एल बाई ए है तो एल का वैल्यू 2.1 है, ए का वैल्यू है 4.2, है ना। तो ये आया होगा 1/100। कप्पा का वैल्यू क्या आया, 1/100। अब लेमडा ई क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, 1000 इंटू कप्पा इज 1/100। और नॉर्मलिटी क्या गिवन है, 1 गिवन है ना। तो इसी से डायरेक्ट अपना आंसर आ जाएगा 10। इसमें कुछ कंफ्यूजन है? नहीं सर। अरिजीत कहाँ पे मिस्टेक हुआ था? सर ऊपर पे जी इक्वल टू 1/50 लिखे थे, फिर नीचे वैल्यू पुट करने के टाइम 50 लिख देते। अच्छा, 176 किन का आंसर आया था? सर मैं इनका गलती कहाँ से पे एल इंटू मैं गलती से अच्छा एल एल, इंटू ए कर दिया था। अच्छा एल इंटू ये कर दिए थे, ओके कोई बात नहीं, ठीक है। तो आंसर ये अपना है 10 है। चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन करेंगे यहाँ पे, है ना। एक दो क्वेश्चन और करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। दो सॉल्यूशन गिवन है, एक का कप्पा वैल्यू गिवन है और कंसंट्रेशन गिवन है, दूसरे का रो वैल्यू गिवन है। देन पूछा है आपसे क्वेश्चन में विच सॉल्यूशन है मैक्सिमम कंडक्टिविटी, विच सॉल्यूशन है मैक्सिमम कंडक्टिविटी। करिए, ट्राई करिए आप लोग।
आंसर दोनों सॉल्यूशन के लिए हमें क्या निकालना, लैम्डा एम का वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना। तो लैम्डा एम के लिए जो फॉर्मूला है पता है आपको, 1000 इंटू अपना भाई एम होता है ना। और एक में रो का वैल्यू दिया है, तो कप्पा की जगह हम 1/रो लिख सकते हैं। कप्पा की जगह क्या लिखेंगे, 1/रो। करिए, ट्राई करिए एक बार, आंसर क्या आएगा। लैम्डा एम का हायर वैल्यू क्या बताएगा आपको, कंडक्टिविटी का वैल्यू। सर सेकंड सॉल्यूशन का मोलरिटी कितना है? कुछ भी ना गिवन रहे दैट मींस 1 एज्यूम कर लेना आप, ओके सर। ठीक है। आंसर ए। वैल्यू निकालने हैं आपको। तो बी का मोलरिटी नहीं लगेगा? क्या क्या बोलिए, बी का। बी का मोलरिटी। मैंने बोला, किसी ने पूछा था मैंने से कि मोलरिटी नहीं दिया है तो 1 ले लेना भाई मेरे। ठीक है सर, सुने नहीं थे। ओके ओके, करिए, ट्राई करिए देन। सर सॉल्यूशन ए। सॉल्यूशन ये मोर कंडक्टिव आ रहा है, ओके। है भाई लैम्डा एम का वैल्यू सॉल्यूशन 1 के लिए। हाँ सर, सॉल्यूशन ए आ रहा है 625/2। ओके, 625/2। और बी के लिए क्या आ रहा है, 1/6 इंटू 10⁻²। 1/6 इंटू 10⁻²। हाँ सर। ओके, अब तो यही आया भाई। नहीं सर, 10⁻², -2 नहीं, 2। ओके 2, अब एक का आया होगा ये 100/6, एक का आया 2500/8, यही ना। किस कंडक्टिविटी हाँ किसका सर, हाइयर है, ये ए का। ए ग्रेटर देन बी, लिख दो आंसर। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे, किन्हीं का कंफ्यूजन है यहाँ पे क्वेश्चन में। नहीं सर। नहीं, देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये है मेंस 22 का क्वेश्चन, थोड़ा सा लैंग्वेज लेंदी है, एक बार रीड करिए, है ना। आंसर बताइए क्या होना चाहिए।
ये आंसर आ जाए तो बता दीजिएगा आप लोग क्या आया है। आंसर जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करिए, आपके आंसर आ जाएंगे। आंसर और इनमें से मेरा वॉइस क्लियर है, एक बार कंफर्म करेंगे आप लोग। हेलो, मेरा वॉइस क्लियर है? ओके ओके, देन ट्राई करिए। सर 2 lambda m1 is equals to lambda m2। सही है भाई, लैम्डा m2 इक्वल्स टू 2 लैम्डा m1। अब हमें करना क्या है, क्वेश्चन में रीड करेंगे ना तो लैम्डा m का वैल्यू गिवन है, मोल्स और वॉल्यूम भी गिवन था, है ना। तो हम यहाँ पे लैम्डा m का वैल्यू क्या लिखेंगे फॉर्मूले के टर्म्स में। एंड क्वेश्चन में ये भी मेंशन है कंडक्टिविटी एग्जिबिटेड बाय दीस टू सेल्स आर सेम। तो कप्पा का वैल्यू सेम है। बोलिए बोलिए सर आंसर है, बोले बोलिए ना। लैम्डा m1 by लैम्डा m2 इक्वल टू 1/20। 1/20, 20 तो ज्यादा आ गया, फिर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया। एक बार फिर से चेक करो। तो लैम्डा जो था ना, वो मोलरिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो लैम्डा सर लैम्डा m2 इक्वल टू 2 लैम्डा m1। और लैम्डा m2 इक्वल्स टू लैम्डा 2 टाइम ऑफ लैम्डा m1। अब करेक्ट आया। तो लैम्डा m1 बाय लैम्डा m2 में लिखता हूँ फॉर्मूला। हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, वो है कप्पा इंटू 1000 बाई मोलरिटी। पहले वाले की मोलरिटी को मैं m1 एज्यूम कर लेता हूँ, दूसरे सॉल्यूशन की मोलरिटी को मैं m2 एज्यूम कर लेता हूँ। 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो गया होगा। के का भी वैल्यू क्वेश्चन में बोला है कि सेम है भाई, के की वैल्यू को भी हम खत्म कर देते हैं। तो ये वैल्यू क्या आया, m2 बाई m1 के इक्वल आ गया। अब m क्या था, मोलरिटी था, है ना। तो मोलरिटी क्या होता है, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। सेकेंड के लिए क्या गिवन है, 20 मोल्स और 80 ml सॉल्यूशन। तो 20 मोल्स बाई 80 अपन ने कर दिया, और पहले वाले में 10 मोल्स और 20 ml ऑफ सॉल्यूशन, यही था ना। इसी को मेरे को सॉल्व करना है। क्या आएगा, 20/80
इंटू 20/10। वैल्यू कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए, ये 4 से नीचे 2 आ जाएगा, है ना। तो लैम्डा m2 का वैल्यू क्या दिख रहा होगा, लैम्डा m2 इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ लैम्डा m1 के इक्वल आ गया। ये पॉइंट क्लियर है सबको, कंफ्यूजन है आपके नहीं किसी भी बच्चे का? सर फिर क्वेश्चन गलत लिखे। अच्छा, आप क्वेश्चन गलत लिख लिए थे? ये क्वेश्चन तो पूरा लिखा क्वेश्चन हुआ में था मैं। नहीं, मैं क्वेश्चन लिखा उसके बाद सॉल्व किया तो क्वेश्चन में 2 ml लिख दिए थे। अच्छा 2 ml लिखते थे इसलिए गलत हो गया, ठीक है। चलिए डन। नेक्स्ट भी लिखना है अपने को, वेरिएशन ऑफ लैम्डा m विद कंसंट्रेशन। अब जो मोलर कंडक्टिविटी है ना, हम ये कैसे निकालेंगे कहीं पे भी, तो हमारे पास 3 चॉइस होता है मोलर कंडक्टिविटी निकालने का, है ना। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ, लिखना कि लैम्डा m का फॉर्मूला अपने पास एक ही है, वो फॉर्मूला था कप्पा इंटू 1000, जब सेंटीमीटर में कप्पा कंसीडर कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय m, ठीक है। तो अपन करेंगे ना कि जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है ना, वो ये बता रहा है कि हम लैम्डा m का वैल्यू 2 ही मेथड से निकाल सकते हैं। लैम्डा m का वैल्यू हम कैलकुलेशन जब भी करेंगे ना, तो 2 मेथड से हम निकाल सकते हैं, है ना। मेरा वॉइस क्लियर है? क्लियर है। ओके। तो हाउ टू कैलकुलेट लैम्डा m ना, अगर कहीं पे भी लैम्डा m का वैल्यू मेरे को निकालना है, हाउ टू कैलकुलेट लैम्डा m, कैलकुलेट लैम्डा m, तो पहला फंडा ये आया, कहीं पे भी अगर मेरे को कंडक्टिविटी ऑफ सेल कंपेयर करना रहे, बहुत सारे सेल अगर लिखा रहे, दिया रहेगा डेटा, एंड हमें कंडक्टिविटी अगर कंपेयर करना रहेगा, तो कंडक्टिविटी के लिए हमें जनरली कप्पा के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो कप्पा का वैल्यू कहाँ डिपेंड करेगा, जी पे, न्यूमेरिकल वैल्यू में बता रहा हूँ, है ना। तो हमें क्या करना रहता है कि हमें मोर देन 1 या मोर देन 2 एक्सेल लेना है, हर जगह हमें क्या करेंगे, डिफरेंट कंसंट्रेशन का, और हर जगह हम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर करेंगे, देन इसके वैल्यू से हम कंडक्टेंस निकालेंगे, एंड आफ्टर दैट हम ये वैल्यू बताते हैं कि भाई वो मोलर कंडक्टेंस कैसे निकलेगा। डेल्टा एम निकालने के लिए ना, सॉरी लैम्डा एम निकालने के टोटल 3 मेथड है। कहीं कहीं पे क्वेश्चन में जी का वैल्यू अगर गिवन रहे ना, और आपको अगर कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस का ऑर्डर पूछ ले, तो लैम्डा एम जो होगा वो मोलर कंडक्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा होगा आपको, है ना। पहला फंडा हम ये लेके चलते हैं कि कंसीडर, है ना, अगर कहीं पे किसी क्वेश्चन में गिवन है कि if different types of cell is given, cell is given with different concentration, with different concentration, with 1 mole of electrolyte, with 1 mole of electrolyte, then calculate, then calculate G conductance to give idea about molar conductance, molar conductance। पहला कंडीशन ये है ना कि जब भी अगर मान लीजिए कि अलग अलग टाइप के सेल दे दे, सब में 1 मोल लिखा रखा हुआ इलेक्ट्रोलाइट, बट कंसंट्रेशन चेंज हो सकता है, और उसमें हमें लैम्डा एम का वैल्यू अगर कहीं पे कंपेयर करने के लिए बोल दे आपसे, तो उस कंडीशन में आप डायरेक्ट जी का वैल्यू निकालना, जिसके जी का वैल्यू हाइयर रहेगा, हम उसके रेफरेंस में क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू क्या आता है। ये पॉइंट क्लियर है भाई? हेलो।
सेकेंड पॉइंट था कि हमने कप्पा का वैल्यू निकाला है। अगर किसी क्वेश्चन में लेंथ और एरिया गिवन रहेगा, ठीक है, जी भी दिया रहे, एल और ए भी गिवन रहेगा, तो उसमें भी हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं लैम्डा एम, है ना, कप्पा के वैल्यू के अकॉर्डिंग टू, है ना, लैम्डा एम में कप्पा का टर्म आ रहा था, तो हम इसके अकॉर्डिंग टू हम मैथमेटिकली हर जगह मेरे को न्यूमेरिकल डेटा कैलकुलेट करना रहता था, और न्यूमेरिकल डेटा के बेसिस पे हम ये कंपेयर कर पा रहे थे कि किस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कंडक्टेंस हायर है, कहाँ पे मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू अलग अलग होने वाला है। ये पॉइंट क्लियर भाई? इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है आपको? इस पॉइंट में किसी का कोई कंफ्यूजन है क्या? हेलो? थर्ड टाइप होता ना, अब ये दोनों जो मेथड है ना, ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा हमें देखना पड़ा कि हर जगह कंसंट्रेशन भी पता होना चाहिए। ई के उसे हम ई का वैल्यू निकालेंगे, ई के वैल्यू के बेसिस पे हम बोलते कि भाई किसका कंडक्टेंस हायर होगा, किसका कंडक्टेंस लोअर होगा। सेकंड वैल्यू भी थोड़ा कैलकुलेटिव था, जी इंटू एल है ना, हमें एल भी कंसीडर करना है, ए भी देखना है, जी के ऊपर भी ये डिपेंड कर रहा था, कप्पा निकालो, फिर कप्पा के वैल्यू को हम लैम्डा में पुट करेंगे, देन हमारे पास एक फंडा डिराइव हो रहा था। इस कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को ना थोड़ा सा आसान बनाने के लिए एक साइंटिस्ट ने अपना एक अलग मेथड बनाया है ना, इस मेथड को बताते हैं डीवाई-हकेल-ऑनसेकर इक्वेशन। जो टाइप 3 है ना, टाइप 3 मैं इधर लिख दे रहा हूँ, है ना, मैं इस पेज को रीअरेंज करके भेज दूंगा आपको। हम जब भी मोलर कंडक्टेंस कहीं पे निकालते हैं ना, तो मोलर कंडक्टेंस के लिए ऑलवेज अपन डीवाई-हकेल-ऑनसेकर इक्वेशन का फंडा यूज करेंगे। डीवाई-हकेल-ऑनसेकर इक्वेशन ने बहुत सारे सॉल्यूशन पे, जो दो मेथड थे ना स्टार्टिंग के, जो मैंने अभी लास्ट पेज पे लिखा है आपको, एक तो जी का वैल्यू 1/r अलग अलग रेजिस्टेंस के बेसिस पे निकाला, फिर उन्हीं के लिए कप्पा का भी वैल्यू कंपेयर किया, तो उसके बेसिस पे एक ऑब्जर्वेशन देखा उन्होंने, है ना, और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे एक रिलेशन बता दिया कि मोलर कंडक्टेंस जो होता है ना किसी भी सॉल्यूशन का, उनके लिए हमेशा एक्सप्रेशन आएगा, एक कांस्टेंट टर्म माइनस का एक कांस्टेंट है ना, और रूट ओवर सी, एक ये रिलेशन है कि लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस ऑफ बी रूट सी। अब यहाँ पे डिफरेंट टर्मिनोलॉजी क्या क्या पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा होगा ये भी अपने को समझना है। तो लैम्डा एम यहाँ रिप्रेजेंट करता है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, लैम्डा एम इनफाइनाइट का वैल्यू रिप्रेजेंट करता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और इसी के लिए एक टर्म यूज करते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सी जो है ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ई जो है ये कांस्टेंट है ना, ये सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है कि हमने कैसा सॉल्वेंट लिया है, सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या है ना, उन सॉल्वेंट की विस्कोसिटी क्या है, तो बी का जो वैल्यू है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है भाई, इसको कॉपी करिए एक बार। हो गया ये सबका? ये वैल्यू हो गया, ये सबका हो गया ना भाई, नोट डाउन किया हुआ? एक बार कंफर्म करना, ये नोट डाउन किया हो गया ना? यस सर। अब अपन ना एक कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, लैम्डा एम इनफाइनाइट का वैल्यू कांस्टेंट दिखा डी बाई हकेल को, क्यों होता है कांस्टेंट इसका भी लॉजिक मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो अपन एक कर्व ड्रॉ कर रहे हैं लैम्डा एम और स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के मिड में। तो दो डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट लिए ना, हमारा कर्व का नेचर डिफरेंट आया था जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे थे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो कर्व का नेचर है ना वो कुछ ऐसा आया था, ये कांस्टेंट लाइन, थोड़ा सा स्लोप डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव स्लोप दिख रहा होगा आपको, है ना, बट ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिला, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था।
बट अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब ये भाई अकेला उनसे ने ये इक्वेशन ड्रॉ किया ना, कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी के रिलेशन, तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिला है ना। तो जो आयनिक इक्विलिब्रियम अपने पढ़ा था ना, आयनिक इक्विलिब्रियम में मैंने आपको दो टाइप इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल दिया था, और मैंने बताया था आपको कि अगर जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, उनका डिसोसिएशन 100% होता है ना। इफ अल्फा इज इक्वल टू 1, दैट मींस द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल बी स्ट्रॉन्ग, बट इफ अल्फा इज अप टू 10%, है ना, देन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल बी वीक इलेक्ट्रोलाइट। इस कर्व के बेसिस पे ना, क्यों यहाँ पे ज्यादा वेरिएशन देखने को मिला है, क्यों यहाँ पे कम वेरिएशन देखने को मिलता है, इस लॉजिक को अपन अभी एक्सप्लेन करेंगे बाय द हेल्प ऑफ डी वाई हाकेल-ओर्टेगर इक्वेशन, है ना। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन 100% है। अगर मैं कंसंट्रेशन में चेंज कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आप डाइल्यूट कर रहे हो या कंसंट्रेशन बढ़ा दो, है ना, कंसंट्रेशन बढ़ाने से थोड़ा बहुत मोलर कंडक्टिविटी में चेंज देखने को मिला, डिक्रीज हो रहा है। वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी अकॉर्डिंग टू दिस कर्व अपन क्या बोलेंगे, डिक्रीज होता हुआ दिख रहा होगा, है ना। मेरा वॉइस क्लियर है ना भाई, मेरा वॉइस Yes, sir. क्लियर है? क्लियर है। ओके, इसको आप एक बार कर्व को ड्रॉ करिए, देन मैं एक लैंग्वेज लिखाऊंगा, फिर इस कर्व को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। आप लोगों ने ये ड्रॉ कर लिया ना कर्व? Yes, sir. आप लोगों ने इसको ड्रॉ कर लिया ना? मैं लैंग्वेज लिखाऊं? लिखाइए। लिखना है फिर एज कंसंट्रेशन increases, as concentration increases, molar conductivity decreases. As concentration increases, molar conductivity decreases. है ना। तो चाहे अपन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, अगर हम कंसंट्रेशन कहीं पे बढ़ाते हैं ना, तो मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू डिक्रीज होता है। अब ये क्यों डिक्रीज होता है, इसका लॉजिक एक्सप्लेन करते हैं अपन, है ना। इसका लॉजिक हम एक्सप्लेन करते हैं दो डायग्राम के थ्रू, नॉर्मल फंडे के अकॉर्डिंग। तो मैं इसी के नीचे एक पॉइंट लिखा रहा हूँ, देखना समझना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लॉजिक हम कुछ और लेके चलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लॉजिक हम कुछ और लेके चलने वाले हैं। तो पहला फंडा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ना हम लॉजिक ये बोलते हैं कि एज कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, एज कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, molar conductivity decreases, as concentration increases, molar conductivity decreases due to resistance, रेजिस्टेंस यहाँ पे आप कुछ और कंसीडर कर लोगे, आर का वैल्यू कंसीडर कर लोगे, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आयंस, ऐसे लिख लो, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आयंस, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन पाथ ऑफ आयंस, ऐसे लिख लो, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ आयंस, पाथ ऑफ आयंस। अब इसका लॉजिक समझना है कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं एक पेज ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट के लिए वेट करिएगा आप लोग।
मोलर कंडक्टिविटी को मैंने जो डिफाइन किया था ना, आई थिंक अभी तक आपको डेफिनेशन याद होगा कि 1 मोल के लिए बात कर रहे थे, यही था ना भाई? मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड फॉर 1 मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल या 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ओनली, है ना? अगर 1 मोल से डेटा चेंज कर दोगे तो हम उसको मोलर कंडक्टिविटी नहीं बोलेंगे। सपोज अगर मान लीजिए कि कहीं पे भी कोई एक ऐसा सॉल्यूट पार्टिकल था या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल है ना, उसका कंसंट्रेशन में लेके चल रहा हूँ इनिशियली 0.1 मोलर है ना? और मेरे को मोल अगर 1 रखना है तो मोल 1 तभी पॉसिबल होगा जब मैं यहाँ पे वॉल्यूम क्या ले लूँ, 1 लीटर ले लूँ, है ना? 10 लीटर ले लेता हूँ, सॉरी वॉल्यूम मैंने क्या ले लिया भाई, 10 लीटर ले लिया, 10 into 0.1 that will be 1। तो अगर मैं कंसंट्रेशन क्या कर दूं, बढ़ा दूं, मतलब 1 मोलर कंसंट्रेशन कर लिया सेम का, तो अभी हमारे पास जो वॉल्यूम यूज हो रहा होगा ना वो 1 लीटर यूज हो रहा होगा। कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन है क्या भाई? कोई कंफ्यूजन है क्या? सर नहीं है। और इन दोनों के एलिमेंट में क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा अपने को कि पहले भी 10 लीटर में 0.1 मोलर सॉल्यूशन है, 1 मोलर पार्टिकल, तो इनके बीच जो गैप दिख रहा होगा ना वो बहुत ही लार्ज गैप दिख रहा होगा ना, आयंस फ्री टू मूव कर रहे होंगे, है ना? ये इधर भी मूव कर रहा होगा, ये इधर भी मूव कर रहा होगा। बट जैसे आपने कंसंट्रेशन बढ़ा दिया ना, ये आयंस क्या आगे होंगे, बहुत पास पास आगे होंगे। तो आयंस और इनके बीच में रेजिस्टेंस लगेगा। जो पहले फ्रीली मूव कर पा रहे थे, अब ये मूव करने की टेंडेंसी वो नहीं कर पाएंगे। मेरा वॉइस क्लियर है? मतलब थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन आ गया होगा इनके बात में। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? अरे भाई कोई कंफ्यूजन? अब कंडक्टिविटी हम कैसे डिफाइन कर रहे थे, नंबर ऑफ आयंस के बेसिस पे, है ना? कि जहाँ पे आयंस जल्दी इलेक्ट्रोड तक पहुंच जाएंगे हम क्या बोलेंगे भाई, मोर कंडक्टिव था। बट अगर कहीं पर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए ना, ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो जाएगा, तो आयन का स्पीड जो है वो घट गया भाई, मूवमेंट जो था वो कम हो जाएगा। और मूवमेंट अगर कम रहा तो करंट का फ्लो भी थोड़ा सा कम दिखेगा, अपने को जो चार्ज का फ्लो हो रहा था ना वो कम दिखेगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लॉजिक क्या बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन इन पाथ बोलते हैं। कोई कंफ्यूजन? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है क्या? एक बार बोल दो हाँ या ना। सर नहीं। तो मैं फाइनल रिजल्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अपन बोलेंगे कि एज कंसंट्रेशन इंक्रीजेस कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, है ना? कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ आयंस बढ़े होंगे, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। अब कंडक्टिविटी क्यों इंक्रीज करता है इसका लॉजिक आप लोग को बताना है। बट मोलर कंडक्टेंस जो होगा ना वो डिक्रीज करता है। मोलर कंडक्टेंस डिक्रीजेस एंड कंडक्टेंस इंक्रीजेस। आप लोग बताइए आंसर। एक कंडक्टिविटी को अपने क्या बोला था, 1 ml ऑफ सॉल्यूशन में जितने भी आयंस रहेंगे ना वही होता है कंडक्टिविटी। सर पर अगर आपने यूनिट वॉल्यूम में आयंस बढ़ हाँ जाते पर हैं। हाँ हाँ वही है। पहले 10 लीटर था, 1 लीटर है, तो कंसंट्रेशन बढ़ने से नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ गया होगा। किन्हीं का कोई कंफ्यूजन है भाई यहाँ पे? किन्हीं का कोई कंफ्यूजन है? नहीं है, ओके। अब अगर मेरे को वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यही कंसेप्ट अगर बताना रहे तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट as concentration as concentration increases, degree of dissociation decreases, है ना? अपन ने पढ़ा था वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कि अल्फा जो होता है ना 1/रूट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन होता था अल्फा। अल्फा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, याद है ना भाई? तो कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो अल्फा का वैल्यू कम हो जाएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे ही कम डिसोसिएट हो रहे थे और हमने कंसंट्रेशन और बढ़ा दिया है तो डिसोसिएशन और कम हो जाएगा, तो लैम्डा एम का वैल्यू यहाँ पे भी डिक्रीज कर जाएगा। ये लॉजिक क्लियर है? ये लॉजिक क्लियर है? किन्हीं का कुछ कंफ्यूजन है यहाँ पे? क्लियर है। ठीक है। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से चाहे वीक रहे या फिर स्ट्रांग रहे, दोनों ही केस में मोलर कंडक्टिविटी जो था ना वो डिक्रीज हो रहा था। ठीक है।
यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है आप लोगों का? कंफ्यूजन भाई नहीं है। यहाँ पे नहीं है कंफ्यूजन, ओके। तो इसी के बेसिस पे ना, अगर आपने इसको कॉपी कर लिया होगा, कर लिए कॉपी आप लोग? आप लोगों ने कॉपी कर लिया है हाँ ना? सर, कॉपी कर लिए, कॉपी कर लिए। ओके, सब लोगों ने कर लिया ना? तो इन्हीं पॉइंट के बेसिस पे ना एक नोट का पॉइंट जेई में हर साल पूछ लेता है यहाँ से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले पार्ट से, कि भाई अगर कहीं पे डाइल्यूशन कर दो, मैंने कंसंट्रेशन का लॉजिक बताया, यहाँ पे पूछ में अपोजिट रहा हूँ डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन करने का मीनिंग क्या है भाई? कंसंट्रेशन जो है ना वो कम हो रहा होगा, है ना? तो ऑन डाइल्यूशन लैम्डा एम लैम्डा इक्यू बढ़ेगा। कंसंट्रेशन बढ़ने से ये दोनों कम हो रहे थे, तो हम क्या बोलेंगे भाई, ये दोनों अभी बढ़ जाएंगे, है ना? जी का वैल्यू कंडक्टेंस इस पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस पे। डाइल्यूट करोगे तो एड, जैसे ये वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर डाइल्यूशन आप बढ़ा दोगे, तो हम क्या पढ़े थे आयनिक इक्विलिब्रियम में कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट विल एक्ट एज अ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, दैट मींस अल्फा इज 1, 100% डिसोसिएशन हो जाता है। तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे होंगे, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, डाइल्यूशन का मतलब वॉल्यूम इंक्रीज, तो मोलरिटी डिक्रीज, मतलब पर मोल जो आयन है ना वो डिक्रीज हो जाएंगे। और पर, सॉरी, पर एमएल जो आयन है वो डिक्रीज अगर होगा तो कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या होता है? डिक्रीज करता है। ये पॉइंट क्लियर है कि डाइल्यूशन से ना कंडक्टिविटी के का वैल्यू डिक्रीज होता है, बाकी जो भी फैक्टर थे वो सारे फैक्टर इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन आप लोगों का नोट के पॉइंट में? इस सर नोट के पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है या ना है? नहीं है। चलिए नहीं है सर। एक, ये क्वेश्चन मेंस 24 में पूछा गया कि भाई ए और बी में बताना है कि कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। आंसर बताइए क्या होगा? ये ग्राफ में दो मैंने पॉइंट मार्क करके रखे हैं, एक बी और एक ए। क्वेश्चन का लैंग्वेज ये था कि कौन सा कर्व वीक इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कौन सा कर्व जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो जहां पे सर बी कम दिखे ना, स्ट्रॉन्ग है और ए वीक है। हाँ बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ए वीक इलेक्ट्रोलाइट है। आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, इसके आगे तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है भाई? नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, देन उसी दिन हम ट्राई करेंगे कि सॉल्यूशन स्टार्ट कर दे। ओके, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। नहीं सर। ठीक है, चलिए चलिए, बाय बाय।